All right, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is going to be our lesson number 2 for the chapter Work, Energy and Power. Lesson number 2 for the chapter Work, Energy and Power. लास्ट क्लास में जो आखिरी बात हमने की थी, इट वाज रिलेटेड टू पावर. ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा मैथमेटिकल रिव्यू देता हूँ. मैथमेटिकल रिव्यू, ये क्या चीज है जी? मैथमेटिकल रिव्यू. इसमें मैं हमेशा एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज बता देता हूँ जो हमने पिछले लेसन में किए होते हैं. तो वर्क, एनर्जी एंड पावर का मैथमेटिकल रिव्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं. वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द पैरेलल डिस्टेंस. ये जरूरी है कि फोर्स को उस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए जो कि पैरेलल था. नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv². और इसमें मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये होती है कि v के ऊपर जो स्क्वायर लिखा होता है, अक्सर बच्चे ये सॉल्व करना भूल जाते हैं. Gravitational potential energy is mass into gravitational field strength into height above the surface of the earth. Number 4, power. Power is equal to work done divided by time या फिर एनर्जी. अब वो एनर्जी किस टाइप की है ये आपको सोचना पड़ेगा बाय रीडिंग द क्वेश्चन. एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. इनके यूनिट्स आपके लिए मेंशन कर देते हैं. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर. तो वर्क का होगा न्यूटन मीटर या फिर जूल्स. किनेटिक एनर्जी, इसका यूनिट होगा जूल्स. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होगा जूल्स. पावर का यूनिट होना चाहिए वॉट, WATT. अच्छा, अब आगे की डिस्कशन एक क्वेश्चन के जरिए शुरू करते हैं. जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद एन अपॉलॉजी. आई एम सॉरी फॉर दिस लेट एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन क्या करें, मजबूरी है. बस चुप. हाँ, 50 minutes. हम ये, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. ये शख्सियत हमसे पूछ रही है कि एक ऑब्जेक्ट जो जमीन के करीब है और एक ऑब्जेक्ट जो जमीन से दूर है, जैसे जैसे हम जमीन से दूर जाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी तो चेंज होती जाती है ना. तो मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज करता हूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अप्लाई होता है, जहां पर h इज स्मॉल. ओके, ये छोटी छोटी हाइट्स के लिए, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर. हमें कैसे पता स्मॉल है? वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग इट विद द रेडियस ऑफ द अर्थ. अर्थ की रेडियस जो है ना, मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज करते चले, अर्थ का रेडियस इज 6400 किलोमीटर्स. अब अगर आप एक हाइट की बात कर रहे हैं जो 10 मीटर्स है, वो इस रेडियस के कंपैरिजन में तो बहुत छोटी है ना. सो ये फॉर्मूला अर्थ के करीब फॉर वेरी स्मॉल हाइट्स अप्लाई होता है. तो अर्थ के करीब ये जो जी है ना, ये चेंज नहीं होता. आई होप आई हैव आंसर्ड इट. अगर बहुत ही ऊंची हाइट होगी ना, वेयर द हाइट या एल्टीट्यूड इट विल बी कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, उसके लिए एक अलग ही फ्रेमवर्क है. खुदा न खास्ता आप ए लेवल में फिजिक्स रखें तो A2 का एक चैप्टर है ग्रेविटेशनल फील्ड्स. तो उसमें हम सारे अलग अलग मॉडल्स डिस्कस करते हैं. जब हाइट सिग्निफिकेंट होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो बाद में सीख लेंगे. मुझे आता है, बता दूं? ऐसे हार्ट अटैक आ जाएगा थोड़ा. हाँ, 1 मिनट जी मैडम. मजा आएगा वैसे. ओए हाँ यार, गुड. मैंने अभी पूछा, आप यहाँ से पहले सबसे पूछा किसने क्या खाना है, इसको छम्मो आ गई. इसने कहा नहीं सर, घर जाके खाएंगे. ठीक, खाना भी था. अच्छा, आज तो एक क्लास स्टार्ट हो गई है. कल जो क्लास होगी, क्लास से पहले ही आई ऑर्डर योर पिज्जा. नहीं, कल पहले है, कल 5 से 6 सैटरडे. हाँ, तो मैं पिज्जा खिलाऊंगा ना, इसलिए जो आएगा वो खा लेगा पिज्जा. ठीक है. जोया नाम है ना आपका? जोया, आपका पिज्जा डिलीवर. हाँ. हाँ, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, वट एवर वर्क्स. ठीक है भाई, कल पिज्जा. कहाँ से खाना है ये भी बता दो.
Domino's. अच्छे वाले पिज्जा आर जनरली फ्रॉम पापा जॉन्स एंड बाय 212। और मुझे याद नहीं आ रहा है, उसी में कोई और महंगी महंगी वाली खिला दो, मेरा खर्चा हो जाएगा। स्टेक हाउस से पिज्जा मंगाएंगे, बड़ी बात है। तो बेटे आलू वाला नान खा कर जाके चल, वही सूट करता है तुझे। चलो ठीक है, कल पिज्जा डन मेरी तरफ से ना। जबान टूट गई थी। अच्छा, आई वांट टू आस्क, आई वांट टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन प्लीज, लेट्स मूव ऑन टू आवर सब्जेक्ट प्लीज। देखो, अंग्रेजी जुबान में लिखूंगा, जरा फॉलो कीजिएगा प्लीज। एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass 500 kilograms is lifted to a height of 100 meters in a time of 32 seconds. Calculate the power generated. लो भाई, पेपर में ऐसा सवाल कई दफा आ चुका है, एग्जैक्टली ऐसा ही, वैल्यूज आगे पीछे होंगी, कॉन्सेप्ट यही है। पावर का फॉर्मूला आपके लिए मैंने ऊपर लिखा था, अभी सॉल्व करके देखें, शाबाश। अटेम्प्ट करें, इन 2 minutes आई विल सॉल्व दिस फॉर यू। क्या बात है, इसका तो कुछ और ही आ रहा है, आपने क्या बोला इसमें? अच्छा, 1562। क्या बोला है? 115 मतलब यही बोला नहीं? तुम लोग इतने पढ़े लिखे कैसे हो? लो भाई, जो गरीब इधर उधर देख रहे हैं उनके लिए, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम होता है ना, या फिर एनर्जी ओवर टाइम होता है। सवाल को पढ़ के आपको पता लग रहा होगा कौन सी एनर्जी है जिसका जिक्र हो रहा है, कौन सी। नहीं, ये वाली शख्सियत बताइए, कौन सी एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो। हाँ, कौन सा फॉर्मूला है भाई? पावर में यहाँ एनर्जी आती है ना, तो इस एनर्जी की जगह क्या डालूंगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डाली जाएगी ना। तो फॉर्मूला कौन सा है? बेहतरीन। एनर्जी की जगह आ जाएगा mgh डिवाइडेड बाय टाइम। मैस कितना है भाई? सवाल पढ़ो, मैस 500 kg, एम हाइट है 100 मीटर्स, टाइम है 32 सेकेंड्स। तो ले भाई, सारा कुछ तो फॉर क्वेश्चन में मौजूद है। मास की जगह 500, ग्रेविटी की जगह 9.81, हाइट की जगह पर 100 और टाइम की जगह पर 32। सर बेइज्जती हो गई ना। 15312 ऐसे ही था, शाबाश, गुड जॉब। हाँ जी, ठीक नहीं है? 0.5। अच्छा, आपको ना यहाँ एक बड़ी अहम बात बताने वाला हूँ, प्लीज आई नीड योर अटेंशन, प्लीज प्लीज। एक तो ये पावर है, तो पावर का यूनिट क्या होता है? या तो वॉट हो सकता है या फिर जूल्स पर सेकंड हो सकता है। मुझे याद है, इन माय ओ लेवल के एग्जाम आई मेड दिस मिस्टेक। एग्जामिनर ने लिखा हुआ था 250 जूल पर सेकंड, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या चीज है। जूल पर सेकंड, यूनिट से पता चल रहा है कि ये क्या है, पावर है। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। अच्छा, अब दूसरी बात, इस आंसर के अंदर 1 2 3 4 5 6, दैट्स 6 significant figures. That's too many significant figures. We don't want an answer up to 6 significant figures. So what do you do is you round it off to 2 or 3 SF। आपके लिए एक रूल डिस्क्राइब कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर वो रूल ना भी समझ आए तो कोई बात नहीं। असल में इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो वैल्यूज गिवन होती है ना, जैसे 500 है,
100 है, 32 है। यहाँ मैंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि ये वैल्यूज कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हैं, लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन डिजाइन करता है ना, तो वो इन गिवन वैल्यूज के सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखता है। जैसे कि ये जो 500 लिखा है, मैं इसको 5.0 इंटू 10 की पावर 2 कर दूं ना, तब भी ये 500 ही बनता है। लेकिन इसमें अब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 और 0। ये जो मैंने 100 मीटर्स लिखा है, इसको मैं 1.0 इंटू 10 की पावर 2 कर दूं ना, तब भी ये 100 ही बनता है, लेकिन है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो रूल आपके लिए डिस्क्राइब कर रहा था वो ये था कि आपके फाइनल आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितनी की गिवन वैल्यूज में है। जैसे एग्जामिनर ने अगर 5.0 दिया है तो दैट इज टू सिग्निफिकेंट, 1.0 दिया है तो दैट इज टू सिग्निफिकेंट, 32 दिया है दैट इज टू सिग्निफिकेंट। दिस इज योर हिंट दैट द फाइनल आंसर नीड्स टू बी रिटन टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरा रूल समझ आया आपको? लेकिन अगर रूल नहीं भी समझ आया तो आप इस बात को याद कर लें कि 2 या 3 पे दे दें, कोई बात नहीं, आंसर ठीक। मैं टीचर हूँ, मुझे पता है, मैं पिछले 15-12 साल से नहीं हूँ, नहीं हूँ। हाँ, अनलेस और अदरवाइज स्टेटेड। कहीं पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर के मार्क्स हो तो फिर ये रूल नहीं अप्लाई होगा। तो फिर व्हाई डू यू वांट टू पिस मी ऑफ? मैं चपेड़े भी मार देता हूँ वैसे कभी कभी। ठीक है, करना तो वही, अच्छा ठीक है, वही कर। ठीक है, तो ले जी, 1.5 इंटू 1, 2, 3, 4, 1.5 इंटू 10 की पावर 4 वॉट्स, दैट शुड बी योर आंसर। इज दैट ओके? हाँ जी, क्या ये वाला आंसर? दैट्स टू मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये मार्किंग स्कीम में मौजूद नहीं होगी, क्योंकि मार्किंग स्कीम में जो आंसर होगा उस पे आपको एक्यूरेसी का 1 नंबर मिलता है। इज दैट ओके जी? तो 1 नंबर कटेगा, बाकी मिल जाएंगे। सच अ क्वेश्चन इन पेपर 2 शुड बी फॉर 3 मार्क्स। दो मिल जाएंगे उसको अगर ऐसे लिखना भूल गए तो। अरे वैसे 0.5 का सिस्टम जो था नहीं, कब होता था तुम्हारे बचपन? वो आपके बचपन में होता था ना, कैम्ब्रिज में नहीं होता था कभी भी। अच्छा चलो आगे चले। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन फॉर मी प्लीज। थोड़ा सा मुश्किल होगा इस दफा। इतना मुश्किल भी कोई नहीं, देखिएगा। ये मेरे पास एक बॉल है, बॉल का मास है 30 kilograms, and at this point the ball is at a height of 20 meters. Okay, ये जो inclined plane है, inclined plane स्लाइड है, इसके ऊपर रास्ते में ना ऐसे 10 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है, 10 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है। और आपको इस स्लाइड की टोटल लेंथ बता दी गई है, वो है ऐसे 5 मीटर्स। ओके, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जब ये बॉल यहां जमीन पे पहुंचती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। एक हाइट है पहले, ऑफ कोर्स हमें उससे पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो इस स्लाइड के ऊपर मूव करती हुई बॉल नीचे आती है, रास्ते में उसको 10 न्यूटन फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, और जब वो नीचे पहुंचती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये क्वेश्चन है। सर 5,000। पता नहीं यार, ये तो मैंने भी नहीं सोचा अभी तक। होगी, बिल्कुल होगी सर। एम जी एच इक्वल्स टू काइनेटिक बन जाएगी, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्यों दिया है रास्ते में? मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, पेपर में आता है ये वाली बात। नहीं नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लगेगा, क्योंकि इनिशियली तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थी। ये कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, इसके लिए जरा सोचना पड़ेगा। क्या आपको याद है वर्क डन और एनर्जी तकरीबन सेम चीजें होती हैं, है ना?
मैं आपको एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास 100 रुपए थे, जिनमें से 20 रुपए गिर गए रास्ते में, तो कितने बाकी बचे थे? तो समझ आया? दैट्स अ हिंट। हाँ, ये थोड़ा सा गलत है। नहीं। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, कुछ नहीं होता है, ये सब किसी को नहीं पता। हाँ 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 हाँ, बस दैट्स योर आंसर। क्या क्या? मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ, जरा इजाजत दे। तो हर दफा तुक्के नहीं मारने होते, देखें। मैंने आपको भी एक एग्जांपल दी कि मेरे पास 100 रुपए थे, उसमें से 20 रुपए गिर गए, तो बाकी कितने बचे? 80 रुपए। इसी तरह इस बॉल के पास इनिशियली कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना। आई होप एवरीबडी कैन एग्री कि इसके पास इनिशियली कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये जो फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्सेस, ये हमेशा एनर्जी को वेस्ट करती है ना। अगर मैं इसका वर्क फाइंड करूं, वो कितना है? 10 × 5। आई होप आई सब अग्री करते हैं। वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे बताया था आपको, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय पैरेलल डिस्टेंस। तो आप देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स के पैरेलल कौन सा डिस्टेंस है? 5 मीटर्स। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50 जूल्स। पता चला कि 50 जूल वो एनर्जी है जो फ्रिक्शन में वेस्ट हो गई। इनिशियली कितनी एनर्जी थी? इनिशियली वो निकालने के लिए mgh करना पड़ेगा। मास कितना है? 30 है। ग्रेविटी कितनी है? 9.8 है। हाइट कितनी है? 20। तो इनिशियल एनर्जी आपके पास आ गई 5886 जूल्स। अब हुआ क्या? ये वो इनिशियल एनर्जी थी जिसमें से 50 जूल फ्रिक्शन में वेस्ट हो जाएंगे, तो बाकी सारे कन्वर्ट हो चुके होंगे किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो 5886 - 50, आंसर है 5836 जूल्स। दैट्स योर आंसर। क्या कहा? ये कब कहा? डिवाइड का भाई, डिवाइड का, डिवाइड का। कितना नफलों का सवाब मिल गया। हाँ, ये बड़ी इंसल्टिंग बात होती है यार। अभी ऐसे कर दो एंड अभी, क्या फायदा? क्या आप मेरे साथ हैं? ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? इनिशियली आइडेंटिफाई करना है तो कौन सी एनर्जी थी, बाद में कौन सी एनर्जी थी, रास्ते में कौन सी वेस्ट हुई। ऐसा एक क्वेश्चन आपको और दूं, थोड़ा सा चेंज करके? नहीं, क्यों? यार ये तो इतना आसान था। जब समझ आती है तो मजा नहीं आता फिर। बड़ा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। जब आपके सामने फिजिक्स विल स्टार्ट टू अनरावल, यू विल फाइंड इट टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस यूनिवर्स। I don't like physics either, but I cannot not agree that it's the most beautiful thing in the universe. लो भाई, I hate it. I'll tell you. I'll tell you a story someday. स्टोरी बता, पढ़ाना छोड़ दे, स्टोरी बता। 10 meters per second। कल होएगी। कल तो पिज्जा भी है। नहीं, ऑनलाइन भी होगी, दैट ऑफ कोर्स। इस बॉल को ना मैंने ऐसे स्लाइड पे ऊपर फेंक दिया, ठीक है। इसके पास यहाँ इनिशियली कौन सी एनर्जी है, और सवाल यह है कि आप ये हाइट फाइंड आउट करके दिखाएंगे। फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन, और ये डिस्टेंस है 5 मीटर्स। जी, नहीं, इन मोमेंटेरली रुकी है, अभी रुकी है। मैक्सिमम हाइट है ये जो फाइंड करनी है। सर 300 रैंकिंग है, फिर हम वर्क डन का निकालेंगे, फिर उसके बाद में माइनस करेंगे। फिर आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाइट कैसे आएगी?
तो यार मुझे बताओ इनिशियली कौन सी एनर्जी है? क्या इनिशियली इसके पास कोई हाइट है? नहीं है ना? कौन सी एनर्जी है? नहीं है ना? हाइट नहीं है तो जीपी नहीं है, स्पीड है। तो कौन सी एनर्जी है बेटे? शाबाश। बोलो बोलो बोलो, हंसने की क्या बात है? काइनेटिक है ना इनिशियली। ऊपर जाते जाते क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी लूज करता जाएगा और हाइट गेन करता जाएगा, तो जीपीई गेन कर रहा है, राइट। लेकिन रास्ते में फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट कर देती है। क्या तुम लोग बकवास बंद करोगे अपनी? तो इनिशियल काइनेटिक में से वो फ्रिक्शनल वाला वर्क माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी आई। मोनम ठीक है? लो भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली शुड बी, इसमें से वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन माइनस करोगे तो बाद वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मोनम हेल्प मी विद दिस प्लीज, काइनेटिक का फॉर्मूला। मैंने आपसे इंतहाई रिस्पेक्टफुली दरख्वास्त की थी कि अपनी बकवास बंद कर लें। मोनम से पूछा है, नाम बोला उसका मैंने। मैथ्स है 30, वेलोसिटी है 10 और उसका स्क्वायर करेंगे। क्या हुआ? इंडियन फिल्म का विलन लग रहा है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कैसे फाइंड होगा? तो या बताओ, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। नहीं, वर्क डन इधर देखो, लुक एट दिस, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू पैरेलल डिस्टेंस। मुझे बताओ फोर्स की वैल्यू क्या है? 10, और इसके पैरेलल डिस्टेंस कितना है? पैरेलल डिस्टेंस, हाँ, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर आता है mgh। मास था 30, ग्रेविटी था 9.81 और हाइट फाइंड करना है। क्या आप इतना सा मैथ कर सकते हैं? शाबाश। 1500 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 9.81 इक्वल्स टू h। ले भाई 14, हाँ जी, 1450 इंटू 30 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 जी आंसर। ये ना जब डिवीजन साइन डाले ना बीच में, उसके ये पहले क्या कर रहा है, 1450 को 30 से डिवाइड करता है और फिर 9.8 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो इधर ब्रैकेट्स डालो, मैथ्स रूल, BDMAS, ब्रैकेट्स पहले, ब्रैकेट्स डालें फिर सॉल्व करें। 4.92 है, इंतहाई अदब के साथ फिटे मुंह। 4.93 हो जाना चाहिए फिर, ठीक है, शाबाश। ओके, चल। एफिशिएंसी, सर मैं आपको 9.8 यूज करनी है, 1 को अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 9.8 हो गया, थोड़ा सा फर्क है। जब मैं इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करूंगा तो आंसर 4.9 आएगा इन आइदर केस। 4.9, तो इट डजेंट मैटर, जब दो पे राउंड ऑफ करेंगे तो 4.9 ही आएगा ना दोनों केसेस में। लो भाई, एफिशिएंसी, रेशो ऑफ यूजफुल एनर्जी आउटपुट टू टोटल एनर्जी इनपुट। रेशो ऑफ यूजफुल एनर्जी आउटपुट टू टोटल एनर्जी इनपुट। इसमें हमेशा एनर्जी होना जरूरी नहीं है, पावर आउटपुट भी हो सकता है, तो फिर पावर इनपुट भी हो सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, यहां पर ये टू लिखना जरूरी है, बिकॉज जब रेशो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो रेशो हमेशा दो चीजों के दरमियान में होता है, तो प्रॉपर वर्डिंग इसमें टू होनी चाहिए, यू हैव टू यूज द वर्ड टू। जी जी, मैं बताएं, मेरी डिग्री जाली नहीं है बेटा, ताकि जाऊँ, फिक्र ना करें, ये लें।
फिर से इंतहाई अदब से दरख्वास्त है। ओके, ले जी, ये आपके लिए एफिशिएंसी का सिंबल है। ठीक है, नहीं सिंबल समझ आता अवॉइड करें, कोई बात, इट्स ओके, डजंट मैटर। यूजफुल एनर्जी और पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी और पावर इनपुट। efficiency is always less than 1. It can never be more than 1 for ideal या परफेक्ट प्रोसेसेस, जो कि रियल लाइफ में तो कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती ना। आइडियल परफेक्ट प्रोसेसेस एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1, बट रियल लाइफ प्रोसेसेस have efficiency less than 1. Efficiency has no unit. कोई बता सकता है एफिशिएंसी का कोई यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर भी एनर्जी है फ्रैक्शन में, नीचे भी एनर्जी है फ्रैक्शन में। ऊपर भी पावर है, नीचे भी पावर हो सकती है। तो जो यूनिट अगर ऊपर हो और वही यूनिट नीचे हो तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं पीछे। अब सवाल पैदा होता है परसेंटेज एफिशिएंसी का। परसेंटेज एफिशिएंसी यूजफुल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दैट्स व्हेन इट बिकम्स परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है जी, 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिर परसेंटेज एफिशिएंसी बनती है। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर दोनों तरह के आंसर्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने 100 से मल्टीप्लाई ना किया हो, इन दैट केस ही इज टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी ओनली। और कुछ क्वेश्चंस में उसने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, इन दैट केस एग्जामिनर विल बी टॉकिंग अबाउट परसेंटेज एफिशिएंसी। मैं एक सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हाँ जी, बड़ा एहसान किया आपने मेरे ऊपर। लो भाई देखो, अ मोटर generates 800 watt useful power from 1000 watt input that it takes. Calculate efficiency. लो भाई, सबसे आसान सवाल, सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं। आपके शायद ठीक हो जाते हैं इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। अभी मैं और मुश्किल सवाल करके भी दूंगा, आपको पसंद पसंद आएगा इंशाल्लाह। एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल डिवाइडेड बाय टोटल। क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करें यूजफुल कितना है, 800 वॉट्स। और टोटल कितना है, टोटल कहाँ गिवन है, 1000 वॉट इनपुट दैट इट टेक्स। ये अभी पावर्स हैं। अगर एनर्जीज होती तो फिर दोनों जूल्स में होने चाहिए थे, बिल्कुल ठीक है। आंसर आता है 0.8। एफिशिएंसी 0.8 आएगी, लेकिन अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हुई तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80%। डू वी गेट दैट? क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि इनपुट क्या हो सकता है और आउटपुट क्या हो सकता है। अब मैं आपको जरा मुश्किल एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये मोनम कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आपने क्वेश्चन पढ़ना है,
आइडेंटिफाई करना है कि जिस प्रोसेस का जिक्र हो रहा है उस प्रोसेस का यूजफुल आउटपुट कितना होगा और इनपुट कितना होगा। तरीका यही रहेगा। लेट मी शो यू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन हियर। हाँ, यूजफुल आउटपुट पावर। मोटर का यूजफुल आउटपुट क्या होगा? मोटर का काम होता है किस चीज को ऊपर उठाना। इसका मतलब है कि मोटर ने 800 वॉट्स इस्तेमाल किए टू लिफ्ट समथिंग अप। ठीक है, लेकिन मोटर ने लिए कितने? 1000 वॉट्स। सही। इट्स लाइक मैं आपको 100 रुपए दूं और आप मुझे 80 रुपए वापस कर दें, तो उसमें से वेस्ट कितने हुए? 20। इसी तरह यहाँ 200 वॉट्स हैव बीन वेस्टेड। तो बता सकता है 200 वॉट्स किस में वेस्ट हुए होंगे? जब किस चीज को ऊपर उठाया जाए तो वेस्टेज किस तरह की होगी? मैंने पीछे एग्जांपल्स दी हैं। हाँ, वेस्ट किस में हुआ होगा? फ्रिक्शन। वेस्टेज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इटसेल्फ कोई एनर्जी नहीं है, फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट होता है। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन? थर्मल एनर्जी। दैट्स ग्रेट। जब हम किसी चीज को ऊपर उठाते हैं ना तो हीट प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। ये पेपर के क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लो भी एक मुश्किल क्वेश्चन। अ मोटर कंज्यूम्स 1200 watts of electrical energy to lift a load of 30 kgs to a height of 12 meters in a time of 6.2 seconds. Calculate its efficiency. देखो, सवाल पढ़ के खो जाने से बेहतर है आप आइडेंटिफाई करें इवेंचुअली क्या चीज फाइंड करनी है। एफिशिएंसी। तो ऑलवेज बिल्ड बैकवर्ड्स। एफिशिएंसी क्या होता था? यूजफुल ओवर टोटल। है ना? यही होता है ना। क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है आयशा? मोटर क्या काम करती है? चीजों को ऊपर लिफ्ट करती है, राइट? ऑल्सो डू यू सी 1200 वॉट्स गिवन है, पावर गिवन है ना। इसका मतलब है कि यूजफुल भी पावर होनी चाहिए और टोटल भी पावर होनी चाहिए। आपको पता है इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी पीछे भी करवाया है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पावर इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम। शहजादा, अब बताओ कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एनर्जी की जगह डालते हैं mgh/t। तो मेरे बेटे बताएं मैस है कहीं पे? कितना है? 30। मैस की जगह आ गया 30। ग्रेविटी का पता है? 9.8। हाइट है कहीं पे? 12। टाइम है कहीं पे? 6.2। तो बेटा यूजफुल पावर आ गई ना। टोटल पावर है कहीं पे? मोटर ने कितनी पावर ली है? सॉल्व करते हैं, नजर आ जाएगी। माइक ड्रॉप की जगह पेन ड्रॉप कर लेते हैं। सॉल्व करें इसको, शाबाश। 0.47। देखते हैं बाकी अवाम का क्या आंसर आता है। 0.47, दैट्स ग्रेट। नाम तो बताओ। हाँ, टोटल पावर कितनी है? उसने कहीं पे क्वेश्चन में बताया मोटर कंज्यूम्स 1200 वॉट पावर। ये टोटल इनपुट पावर है। जो हमने यहाँ निकाला ये भी तो पावर ही है। हाँ जी, न्यूटन की छठी औलाद। ठीक है, क्या आंसर आया? मैं खिड़की की तरफ देख रहा था। दैट्स ग्रेट। चलो, यूजफुल पावर की जगह मैं लिखता हूँ 30 × 9.8 × 12 डिवाइडेड बाय 6.2 डिवाइडेड बाय टोटल पावर की जगह आ जाएगा 1200। तो लो भी सॉल्व करके ना इसका आंसर क्या आएगा? जूल वॉट। हाँ, क्योंकि ना एफिशिएंसी हैज नो यूनिट्स। ऊपर भी पावर नीचे भी पावर, तो आंसर आ गया 0.47 नथिंग।
दैट्स इट। दो सिग्निफिकेंट पे है ऑलरेडी। 475 है, तो लो भाई 0.48 नहीं हो गया फिर? इसका 0.474 है। 9 डिपेंड करता है 9.8 यूज किया कि 9.81 यूज किया, तो इन्होंने 81 किया होगा शायद। इट्स क्वेश्चन में उसने कहा परसेंटेज निकालें। आप 9.8 भी कर सकते हैं, 81 भी कर सकते हैं, एग्जामिनर विल अलाउ बोथ आंसर्स। ओके। अब ये सवाल, अगर किसी ने इस क्वेश्चन में इवेंचुअली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको कैसे पता कि 100 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है? जो आंसर होगा ना, उसमें ऐसे एक ब्रैक, एक क्या है ये क्या है? हाँ, एक डैश डालने के बाद आगे परसेंटेज का साइन लिखा होगा। अगर लिखा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं लिखा है तो बस ठीक है, 0.48 काफी है। इज दैट ओके? ठीक है। नहीं, यहाँ बताया होता है यार, जो आंसर लिखने की जगह है ना, उसके आगे बताया। एमसीक्यू है तो जाहिर ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि 100 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। इज दैट ओके? यस। किसने कैलकुलेट की? किस 9.8 किस स्टैंडर्ड पे कैलकुलेट किया है? देखो, सदियों से ना, जब से, शायद सदियां तो नहीं, हाँ सदियां, 1500 समथिंग में ना न्यूटन को ये आइडिया आया कि शायद देयर इज सम फोर्स दैट इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स। ठीक है, वो सेब वाली कहानी ऐसी झूठी है, वो असल में नहीं हुआ था। उसने ये सोचा, ऑब्जर्व किया, देखा, एंड देन बिकेम अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जिसके जरिए हमने उस फोर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश की। देर आर मेनी एक्सपेरिमेंट्स जिनसे हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया, एंड देन दिस हैज बीन द अग्रीड अपॉन वैल्यू कि हाँ, अर्थ एक 1 kg मास पे इतनी फोर्स लगा रही है। अब इसका स्टैंडर्ड, तो वो स्टैंडर्ड एस आई यूनिट्स हैं जो हमने यूज किए हैं। 1 kg इज द स्टैंडर्ड दैट वी हैव सेट कि अर्थ उस पर कितनी फोर्स लगाएगी। तो तो अर्थ इज द स्टैंडर्ड फॉर दिस वैल्यू। असल में ना, ये हमने भी पहले 10 रखा था, सही, तो बाद में हमें पता चला कि कुछ तो डिफरेंस है। अच्छा, आपको एक मजे की बात, खैर मजे की दुनिया है, बकवास बात है। अगर अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा ऐसे इट ब्रेक्स ऑफ, अगर अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा ब्रेक्स ऑफ है, तो अर्थ की ये जो वैल्यू है ना 9.8, इट्स गोइंग टू चेंज, इट्स गोइंग टू चेंज। व्हाट इफ अर्थ टूटने की बजाय बाहर से कोई एक ऑब्जेक्ट आके अर्थ से टकरा जाए एंड देन फ्यूजेस इन, तो ये जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट। अगर ये कम हो तो ये जी कम हो जाएगा, अगर ज्यादा हो तो ये ज्यादा हो जाएगी। आपको पता है देयर इज दिस थ्योरी कि शायद कुछ ऐसा हुआ था कि अर्थ का एक छोटा सा पीस टूट के अर्थ की सराउंडिंग में घूमना शुरू कर दिया था, जिसको हम आज मून कहते हैं। देयर इज दिस आइडिया। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आपको लगता है कि ये अर्थ, मून, जुपिटर, यूरेनस, ये सब अलग अलग चीजें हैं? क्यों? No, eventually, if you go back in time, everything was gathered at a single point. उस पॉइंट से जब एक यूनिवर्स की एक्सपेंशन शुरू हुई, दैट्स व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू मूव अपार्ट। सारी यूनिवर्स का मास एक जमाने में एक जगह पे इकट्ठा था। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एयर। वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? हाउ कैन यू बी सो इग्नोरेंट टू अज्यूम कि अर्थ एक ही है यूनिवर्स में? अब साइंस देखो, देखो,
The scientific attitude towards such curiosities should be that maybe we don't know, we haven't seen yet, but you cannot just completely eradicate the idea. हो सकता है ऐसी चीज नहीं, ये तो एक ही होगा खैर, हो सकता है कि और एक प्लेनेट हो कहीं पे, हो सकता है ऐसे और बहुत सारे प्लैनेट्स हों. यू डोंट नो अबाउट द मल्टीपल यूनिवर्स. बहुत सारे. क्या नहीं भेजते? क्योंकि ना डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है ना मैडम. आप जाएंगे इंशाल्लाह. आज से नहीं, जेन्युइनली 2030 से ऑनवर्ड्स 2040 तक वी आर एस्टिमेटिंग स्पेस टूरिज्म हुआ करेगा. तो मैं बताया किसी ने क़यामत आ रही है. यार डरा क्यों रहे हो यार अभी. आपकी जिंदगी में नहीं आएगी इंशाल्लाह. वो बात नहीं है. हाँ जी. यहाँ इतनी मजे की बातें हो रही है, इस बंदे को जल्दी जाने की पड़ी है. चले यार ठीक है, वैसे टाइम हो गया. आज की डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं.